मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है। दोनों पक्षों के आरोप, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा के लिए दूसरा पक्ष तैयार। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व की सरकार है जो बयान दे रही है, खुलकर बोल रही है कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार है, पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो बार बार इस बात की दलील दे रहा है कि हम प्रधानमंत्री का बयान चाहते हैं। और ये प्रधानमंत्री का कौन सा अहंकार है जिसके चलते मणिपुर जैसे संवेदनशील मसले पर सदन के भीतर बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। दोनों तरफ से द्वंद्व बना। पिछले 4 दिन से संसद की कार्रवाई ठप है और इसी आधार को लेते हुए विपक्ष ने आखिरकार मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस दे दिया है। वह नोटिस मंजूर भी हो गया। अब इस पर बहस होगी, लेकिन मसला इस बात को लेकर है कि जब दोनों ही पक्ष ये मानते हैं कि मणिपुर का मसला बेहद गंभीर है, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बाहर बयान देते हैं कि मणिपुर की घटना से 140 करोड़ देशवासियों का हृदय शर्मसार हुआ है, तो फिर संसद में उसके संदर्भ में बोलने से उन्हें ऐतराज क्या है। दूसरी तरफ विपक्ष को लेकर भी सवाल कि वह चर्चा चाहता है, सरकार चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, तो फिर प्रधानमंत्री ही बोले, इसके संदर्भ में जिद क्यों है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, अमित शाह इस पर बयान देने के लिए तैयार है। चर्चा के तहत सत्ता पक्ष अपने बिंदु रखने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास भी मौका था कि वह इस पर अपनी बात कहती, पर इसके बावजूद भी अवरोध किया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे और यही हमारा विषय कि शर्मिंदगी की चंगुल सियासत के साथ इस देश में जब भी नाजुक मसले आ रहे हैं तो कहा तो यही जाता है कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, पर कोई मसला ऐसा नहीं है जिस पे दोनों ही पक्ष सियासत करने से बाज आते हो। वस्तुतः सत्ता पक्ष या विपक्ष मणिपुर वासियों के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है या उनके दर्द के आधार पर 2024 में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहा है। इस सवाल मौजूद हो गया है। यह सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिर इस देश के सियासी दलों का मकसद मणिपुर की समस्या का समाधान करना है या मणिपुर की समस्या को हवा देते हुए कुल मिलाकर अपने लिए भविष्य की संभावनाओं को उजला बनाना है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ खड़ा हुआ है कि वाकई इस देश में सियासी दल समाधान की कोशिशों के लिए हैं या समस्याओं को पैदा करके अपनी संभावनाओं को हरा भरने करने के लिए है। बड़े नाजुक मसले हैं जिस पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासत मणिपुर मसले पर चाहती क्या है और अगर अविश्वास प्रस्ताव अब सदन में ला दिया गया है तो इसके माध्यम से कौन से उद्देश्य की पूर्ति करना विपक्ष चाह रहा है, क्योंकि सदन में सत्ता पक्ष का बहुमत है, विपक्ष अल्पमत में है। फिर अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या। पर अगर केवल अविश्वास प्रस्ताव से ही सत्ता बदलाव होता हो तो भविष्य में जितने भी अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं क्या केवल सत्ता से हटाने के लिए हैं या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से देश को विचार करने का अवसर उपलब्ध कराना है कि वर्तमान सरकार का कामकाज कैसा है। तो इस पर हम बात करेंगे, पर हम इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस मसले पर कहता है कि मसले उतने गंभीर नहीं होते हैं जितना हमारा दिमाग उन्हें बना देता है। एक हार्ट टोले ने यह बात कही थी। मणिपुर के संदर्भ में क्या यही कुछ हमारे राजनीतिक दल करने की कोशिश नहीं कर रहे, जिस विषय पर एक सामान्य तरीके से सद्भाव भरे माहौल में बातचीत सदन के अंदर हो सकती थी और शायद किसी दिशा पर पहुंचने में देशवासी सफल हो सकते थे, उसे एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप व अविश्वास के वातावरण हमने जटिल नहीं बना दिया। मणिपुर की समस्या या कहें उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्या वैसे ही हमारे लिए एक मसला रही है। ऐसे में क्या हमने उस गंभीरता का परिचय इस नाजुक मसले पर दिया है जो वर्तमान में देश के लिए चुनौती ही नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर हमारे आप को सर्वसार करने का कारण बना हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ संतोष पांडे जी, विपक्ष जिस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया हुआ है अर्थात भारतीय जनता पार्टी, उसके सम्माननीय सांसद पिछले 3 दिन से कह रहे हैं चर्चा चाहिए, पर सत्ता में रहते हुए भी चर्चा नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए, समझेंगे उनसे। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं। पहले विपक्ष चर्चा चाहता था और जब सरकार ने चर्चा की हामी भरी तो चर्चा करने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, समझेंगे प्रताप भानु जी जो स्वयं भी लोकसभा के 10 साल तक सांसद रहे। हमारे साथ इस मसले के तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव रह चुके देवेंद्र वर्मा जी खासतौर पर मौजूद है और इन दोनों के बीच
विपक्ष की आवाज के तौर पर हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा है जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, और साथ ही हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी है जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष मणिपुर की चर्चा के तहत हवाला देता है, अरे मणिपुर पे क्यों बात कर रहे हो, बंगाल पे भी बात करो। अब वहां पर बात होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता, पर कम से कम हमारे कार्यक्रम में तो बंगाल पे बात हो ही जाएगी क्योंकि हमारे साथ में पुरोहित जी मौजूद है। पर हम इस बातचीत के सिलसिले को संतोष पांडे जी के साथ शुरू करें उससे पहले समय है कि हम उन बयानों पर एक बार दृष्टि डालें जो इस कार्यक्रम और इस विषय दोनों पर रोशनी के लिए बेहद जरूरी है। एक बार सुने प्रमुख नेताओं के बयान। हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। कि ये दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि मणिपुर की हिंसा 4 महीने से चल रही है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। एक क्रूर और संवेदनहीन शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए हैं। अगर इतनी बड़ी घटना के बावजूद मोदी जी नहीं कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि उनकी कहीं न कहीं सहमति है। देश जल रहा है, मोदी जी खामोश हैं। रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। यही हालत है। को ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने है। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए। किसी भी गुनहगार आपने मुझे समय दिया और अब चालू है माइक। तो एक बात यहाँ पर बोलना ठीक रहेगा। हमको जरा हाथ उठा उठा के तंग होने के बाद जब आप इधर घूमते हो उस वक्त मिलता है। मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. Nothing will go on record. तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का जोर है। संतोष पांडे जी हमारे साथ है। संतोष जी, देश के सम्मुख इतना गंभीर विषय कि देश के प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं मणिपुर की घटना से 140 करोड़ वासियों का सिर शर्मिंदा हो गया। यह संसद भवन के बाहर उन्होंने बोल लिया
तो इस मसले पर संसद के भीतर नहीं बोलूंगा, ऐसी जिद क्यों? खड़गे जी ने आज बोला है कि प्रधानमंत्री का अहंकार तोड़ना है, बोलना पड़ेगा, इसलिए अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अब तो बोलना पड़ेगा। क्या कहते हैं संतोष पांडे जी? प्रधानमंत्री का अहंकार या मणिपुर की जनता के साथ खड़ा होना दरकार? उलझन में पड़ गए हो। क्या चाहते हैं आप सब इस देश के संदर्भ में? जी, माननीय द्विवेदी जी, मैं आईएनएच के माध्यम से मैं बहुत ही विनम्रता के साथ और यही पुनः फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो मणिपुर की घटना हुई वो हैवानियत की सीमा को भी पार कर गई। दरिंदगी, बर्बरता इससे बढ़कर के नहीं हो सकती, वो उसकी पराकाष्ठा है। उसकी जितनी निंदा किया जाए वो कम है। और कोई भी सभ्य समाज और पूरा देश, भारत की विशेषता रही है कि वो कभी ऐसा पक्ष नहीं लिया है। और इसीलिए हमारे यहाँ सुई नोक भर भू के पीछे हुआ महाभारत भारी। और इतना ही नहीं कि और इसी भूमि पुत्री के खातिर भस्म हुई लंका सारी। सीता माता को और जिस प्रकार से उठा करके रावण ले गया, आज भी प्रत्येक वर्ष रावण को पुतला बना करके जलाते हैं। कितना भी विद्वान क्यों ना रहा हो, पंडित क्यों ना रहा हो, ये भारत की विशेषता रही है। और महिला के लिए, नारी के लिए हमारे यहाँ जो स्थान है शायद कहीं नहीं है। और अनेक प्रकार की बातें कह सकते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसके लिए और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के और नेता और माननीय राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी और ये जवाब देने से पीछे भाग रहे हैं। हम जवाब देने से पीछे नहीं भाग रहे हैं। ये जब जब सत्र आता है तब तब ये एक बहाना ढूंढते हैं। आपको ध्यान होगा कि इसके पहले भी समय समय पर जो ये विपक्ष है, इनके पास तो कोई मुद्दे है नहीं, ये मोदी जी को घेरने के लिए मुद्दा ये ये नोटबंदी की बात करते थे, ये जीएसटी की बात करते थे, ये पुलवामा पर गए, ये बालाकोट पर गए, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर गए, ये एयर स्ट्राइक पर गए, ये रक्षा तोप सौदे में दलाली की बात इन्होंने कही और उल्टे मुंह के बाहर इनको गिरना पड़ा। इन्होंने कहा था ना कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी जी घूम घूम करके ढिढोरा पीटते थे और अंत में अदालत ने इनको क्या आदेश दिया और इनको कैसे माफी मांगनी पड़ी, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और सीएजी ने भी कहा कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। इन्होंने पेगासस का मामला लाया। माननीय द्विवेदी जी, पेगासस में तो इन्होंने बड़ी इनकी और सब पूरा देश ने देखा है कि कहा कि भाई आपकी फ़ोन टैपिंग होती है, सुनी जाती है ना, आप अपना फ़ोन जमा कर दो। इन्होंने फ़ोन जमा नहीं किया और हम सब जानते हैं कि वो भी टाइम टाइम फिश हो गया और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अडानी के मुद्दे को लेकर के आए, उसमें भी पिट गए। मैं मानता हूं कि जो मणिपुर का मुद्दा है वो शर्मनाक है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए, तीखे प्रहार होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। आप सदन में आइए, आप सदन में चर्चा करिए। आप बात करते हैं बाहर निकल के, हमको चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है। आप चर्चा तो करिए, पूरा देश देख रहा है, लाइव चलता। संतोष जी, विनम्रता के साथ बीच में रोकता हूं। हम मणिपुर में बात करने के लिए आप पेगासस से लेकर राफेल तक पहुंच गए। बिंदु केवल इतना है, जिस मसले पर प्रधानमंत्री जी 36 सेकंड संसद भवन के बाहर खड़े होकर बोले, क्या उस संसद भवन की जिसका लोकार्पण स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया है, नए सिरे से लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया है, उस सदन की इतनी हैसियत भी नहीं है, उस सदन का इतना भी महत्व नहीं है, उस संसद का इतना भी महत्व नहीं है आपके अनुसार कि प्रधानमंत्री उस सदन के अंदर खड़ा होकर मणिपुर की घटना के संदर्भ में बयान दे? थोड़ा आप समझाएं तो सही हमें, क्योंकि आप तो कल संसदीय दल की बैठक में भी थे, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्षोभ जताया कि ऐसा विपक्ष पहले कभी नहीं देखा, गैर जिम्मेदार इस तरीके का आचरण करता है। पर आपसे समझना तो चाहिए ना।
कि आखिर प्रधानमंत्री जी इस मसले पर कोई बयान क्यों सदन के अंदर देना नहीं चाहते। इसके संदर्भ में आप तो समझ पाए होंगे, तो थोड़ा समझाए तो सही। द्विवेदी जी, हम सब जानते हैं कि ये मामला गृह मंत्रालय का है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो सर्वाधिकारी है, सब पर दे सकते हैं, जितना चाहे जब चाहे जिस सब प्रकार से वो उत्तर दे सकते हैं। जब गृह मंत्री जी तैयार थे, गृह मंत्री जी तैयार, रक्षा मंत्री जी तैयार, सब प्रकार से सत्ता पक्ष तैयार थी, किंतु ये तो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। तो इनके पास जो अस्त्र है चिल्लाने का, ये चिल्लाते रहे। हमने कब भागा है? भागने का काम तो इन्होंने किया है, हम कभी प्रश्नों से भागे नहीं हैं। और रही बात आज भी जिस प्रकार से इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है माननीय ओम बिरला जी ने, और उन्होंने कहा कि उसकी तारीख, चर्चा की तारीख तय करेंगे, समय तय करेंगे, विस्तार से बातचीत होगी। और हम कहीं भी किसी भी मैदान में पीछे नहीं है, हमेशा चर्चा के लिए, वार्ता के लिए। कहना है भाई, प्रधानमंत्री जी का आप बयान मांग रहे हैं, विषय गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्री जी बोलने के लिए तैयार है। एक तार्किक बात संतोष पांडे जी की तरफ से है, प्रताप भानु शर्मा जी भी सांसद रहे हैं। भाई अमित शाह जी को भी आप लोग तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ही मानते हैं, केवल गृह मंत्री थोड़े मानते हैं। कोई भी बयान आपकी पार्टी की ओर से आता है तो मोदी जी के साथ में अमित शाह का जिक्र किए बगैर आपका बयान पूरा हो नहीं पाता है। अब वो अमित शाह अगर चर्चा के संदर्भ में तैयार, वो अमित शाह अगर मणिपुर के मसले पर बयान देने के लिए तैयार, तो फिर किस बात के लिए हाहाकार? प्रधानमंत्री विषय है ना, क्यों घबरा गए? या कुल मिलाकर आपकी दिलचस्पी ना तो बयान में है ना समाधान में है, कुल मिलाकर उलझाए रखने से ही अपने उद्देश्य की पूर्ति होती है, इसलिए संसद को उलझा के रखे हो। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? डॉक्टर हिमांशु साहब जी, संसद की जिस तरह से अवमानना हो रही है वो आपने और देश के 140 करोड़ जनता ने सरेआम 4-5 दिनों में देखा है। और ये एक ट्रेडिशन है, भारतीय परंपरा है आजाद हिंदुस्तान की, कि जब पार्लियामेंट चल रही है तो कोई भी सरकार का हिस्सा, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि संसद के अंदर ही पहले बयान देता है, नहीं तो संसद की अवमानना मानी जाती है। और जब प्रधानमंत्री जी पहले दिन आए और भाषण दे रहे हैं, बाहर बाइट दे रहे हैं, प्रेस को कह रहे हैं, अपनी चिंता मणिपुर के बारे में बता रहे हैं, तो ठीक है, उन्होंने बता दिया प्रेस को। पर संसद के अंदर जब माननीय सांसद इस बात की मांग कर रहे हैं, बहस की मांग कर रहे हैं, स्टेटमेंट देने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें बगैर किसी देरी के कर देना चाहिए। ये वही संसद है जिसको परिणाम करके उन्होंने पहली बार संसद में प्रवेश किया था। और उसके मान न रखना, उसको जवाबदेह जनता के दुख दर्द के प्रति न बनाना, मणिपुर की इतनी दर्दनाक घटना अमृत काल में हो जाए, 75 वर्षों में, आजादी के बाद के वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और संतोष जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री देने तैयार है। अरे गृह मंत्री तो स्वयं पार्टी हैं, 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, मुख्यमंत्री को डिसमिस नहीं किया गृह मंत्री ने। मणिपुर का मुख्यमंत्री भाजपा का है, उसने कोई कदम नहीं उठाए। गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, गृह मंत्री क्या बयान देंगे, किस मुंह से बयान देंगे? और वो राजनीतिक दौरे करने पे समय है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आने समय है, राजनीतिक मीटिंगें लेने उनको समय है, परंतु मणिपुर की शर्मसार करने वाली घटनाओं पर मणिपुर जल रहा है। भारतवर्ष की नहीं, दुनिया की सबसे। मैं रोकूंगा, आप थोड़ा मुझे समझाएं प्रताप भानु जी, गृह मंत्री किस लिए है और संसद किस लिए है? क्या देश का विपक्ष ही तय करेगा किस मसले पर कौन बोलेगा? आप ही तय करेंगे कि भाई ये बयान है, हम तो इन्हीं से लेंगे? या संसद का, जिसका आप भी हिस्सा रहे हैं, एक व्यवस्था के तहत सभापति तय करेगा भाई किस मसले पर कौन बोलेगा, सरकार तय करेगी किस मसले पर कौन जवाब देगा? चर्चा के संदर्भ में जब सरकार ने सहमति दी, और सहमति नहीं, दोनों सदन में विपक्ष के नेता की भूमिका में जो है अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्हें अमित शाह जी ने बाकायदा पत्र लिखकर कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, आप वातावरण का निर्माण करें और फिर चर्चा करते हैं। तो भाग क्यों गए भाई? क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए? थोड़ा समझाइए तो सही ना प्रताप भानु जी। हम बार बार आपसे ये समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ही क्यों
ये संवादहीनता क्यों जब संसद चल रही है, पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? 1 to 1 में अक्रॉस द टेबल क्यों चर्चा नहीं हो सकती? जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सब चर्चाएं होती हैं, स्पीकर उन्हें आमंत्रित करता है और सब हमेशा एक दूसरे से विचार विमर्श करके मुद्दे तय होते हैं, सब्जेक्ट तय होता है। तो पत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब जनता को बताने, गुमराह करने और प्रेस को ब्रीफ करने के लिए उन्होंने वो चिट्ठी लिखी है। पर जो सेम इन घटनाओं के लिए दोषी हो, गृह मंत्रालय दोषी हो, गृह युद्ध की स्थिति मणिपुर में निर्मित हो, उसके बातों में क्या भरोसा? पुरोहित जी के पास आता हूं और पुरोहित जी आपसे जानना चाहता हूं, बार बार सवाल सब तब से ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री ही क्यों? आपके पास इसका कोई दलील है? और साथ साथ प्रधानमंत्री से क्यों सुनना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी जब बाहर बोले तो बोले थे कि भाई यहीं के संदर्भ में बात नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री भी देखें, राजस्थान के भी देखें, छत्तीसगढ़ के भी देखें, पश्चिम बंगाल के भी देखें। क्या कहते हैं पुरोहित जी? प्रधानमंत्री जी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, मुखौटा है जी। वो बोलते हैं कि हम हैं, मैं हूं, सब तरफ मैं ही हूं। जैसे महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान खड़े हो गए थे, बोले पूरे युद्ध में मैं हूं, वैसे ही भारतवर्ष के अंदर में भारतीय जनता पार्टी वाले उनको ऐसे स्थापित करके रखे हैं कि हर जगह मैं हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए ट्रेन का उद्घाटन करने रेल मंत्री नहीं जाते हैं, मोदी जी जाते हैं। ये जो अभी ट्रेन वंदे भारत चालू करते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करने के लिए, उसके अंदर रेल मंत्री नहीं है, वो खाली नाम के हैं। देखिए इनका ये जो अहंकार है, जो मेरे पास 300 सीट है, हम जो चाहे करेंगे, आपको जो करना करिए। अरे संसद भवन में हमारी क्या मांग थी? हम चाहते थे आर्टिकल 267 के तहत बहस हो। यही तो चाहते थे, प्रधानमंत्री आके बताए कि देश में मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर में हुआ क्या? वहां पे सिर्फ 2 लोकसभा सीट है, इसलिए आप मणिपुर को ध्यान देना नहीं चाहते हैं? आपको नजर बंगाल में, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, आपने बोल दिया वहां पे कि यहीं पर इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। राजस्थान में देखिए ये जो चीज है, यही देश को गुमराह कर रही है और देश को खड्डे में डाल दिया है। चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे महंगाई हो, कोई बोलने वाला नहीं है। जो चाहेंगे वो करेंगे। ये जो अहंकार है, इसी को खत्म करना है। यही देश की जनता खत्म करेगी। आज 26 पार्टियां एक साथ हुई। देश के प्रधानमंत्री को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कि वो इंडिया के बारे में उल्ट पलट बकना चालू कर दी है। वो आकर के बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि ये इंडियन मुजाहिदीन। अरे कैसी सोच है आपकी? इतनी नकारात्मकता क्यों भर गई आपके अंदर में? आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं दुखी इंसान हूं, अरे देश के अंदर में करोड़ों दुखी है, भारतवर्ष में करोड़ों गरीब है। हमें दुखी व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें उन लोगों को दुखों से उबारने वाला व्यक्ति चाहिए। मगर 28 लाख की जनता है मणिपुर के अंदर में, और उस राज्य को आप नहीं संभाल पा रहे हैं। बशर्ते आपने कहा था डबल इंजन की सरकार, जो कि फेल हो चुकी है। अमित शाह क्या जवाब देंगे? अमित शाह तो चुनाव प्रचार में थे। पूछिए 4 मई से 18 मई तक कहां थे वो? जिस दिन उस बच्चियों के साथ बलात्कार होता है 4 तारीख को, 18 तारीख को एफआईआर होती है, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इस पे इंटरवेन करता है, उस दिन 1 या 2 गिरफ्तारियां होती है। संरक्षण किसने दिया? ये जवाबदेही कहां से आएगी? 3 महीने से इंटरनेट बंद है। आप बंगाल से तुलना कर रहे हैं, बंगाल में कहीं कोई इंटरनेट सेवा बंद नहीं है, कहीं कोई पब्लिक चीज बंद नहीं है। राजस्थान में भी बंद नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी बंद नहीं है। मणिपुर में आपने बंद कर रखा है, कश्मीर में आपने बंद कर रखा है। देश को आप चुप करना चाहते हैं कि अच्छी चीजों का जिम्मेदार मैं हूं, और जहां पे कुछ खराबी। बताइए, अब आपने चर्चा नहीं चाहिए मणिपुर के मसले पर, भारतीय जनता पार्टी ये जाहिर कर रही है। बोले देखो 2 दिन से उन्होंने चिल्ला रखा है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, ये भाग रहे हैं, देखो कैसे भागे। अब आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें तो मोदी जी का अहंकार तोड़ना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, वस्तु तो आप चाह क्या रहे हैं? मणिपुर के मसले का समाधान चाह रहे हैं, या मणिपुर के मसले के आधार पर 2024 में अपनी फसल काटना चाह रहे हैं? सवाल है ना, क्योंकि खड़गे जी का बयान है प्रधानमंत्री का घमंड तोड़ना है। हमें तो उम्मीद थी कि विपक्ष ऐसे नाजुक मसले पर मणिपुर वासियों के संदर्भ में खड़ा होगा, इस मसले का समाधान चाहेगा। पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भार हो गया। कहीं मिजोरम में प्रदर्शन हो रहा है, मैतेई समुदाय राज्य छोड़े, असम में प्रदर्शन हो रहा है, और ऐसे मसले के समय पर देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के अध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है प्रधानमंत्री का घमंड तोड़ना है। थोड़ा समझाइए ना, मैं चाह क्या रहे हैं आप? देश की जनता तो देख रही है इस चीज को।
देश की पूरी जनता देख रही है किस तरह से एक अहंकारवश एक व्यक्ति देश को गुमराह कर रहा है। आज मणिपुर जो जला है, आप उस मुद्दे की बात करते तो बहुत अच्छा लगता। राजनीति की शुरुआत तो आपने की है। राजनीति में आपको उस दिन राजस्थान या अरे एनसीआरबी का डाटा देखिए, मैं आपको बताता हूं, नंबर 1 में मध्य प्रदेश है, एनसीआरबी का डाटा है। नंबर 2 के अंदर में राजस्थान है, नंबर 3 के अंदर में इनकी ही सरकार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये और उत्तर प्रदेश है। ये 5 राज्य टॉप 5 में आते हैं। कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी, और दिल्ली के अंदर में सबसे ज्यादा वुमेन पर, औरतों पर अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं। सबसे ज्यादा उसमें टॉप पर है दिल्ली, और उस दिल्ली के अंदर में गृह मंत्री के हाथ में डायरेक्ट पुलिस है, कोई जवाबदेही नहीं है। अब देखिए एनसीआरबी का डाटा पूरे देश के अंदर में महिलाओं पर अत्याचार 15, मगर ये जो मणिपुर का मुद्दा है ये अलग है। ये उग्रवाद से जुड़ता है, आतंकवाद से जुड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ साथ आतंकवाद का भी मुद्दा है। वहां पे जो राइफल्स लूटी गई सेना के हाथ से, पुलिस के हाथ से, वो कारतूस उनको हर व्यक्ति, हर युवाओं के हाथ में जो बंदूक पकड़ाई गई है, कहां है एनएसए डोभाल? ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात करते हैं, कहां है इनके लोग? वो सच्चाई नहीं देश के सामने लाना चाहते, सच्चाई को दबा देना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं। पुरोहित जी बहुत ज्यादा नाराज है। मुझे जाना है मीनाक्षी जी के पास में, उससे पहले संतोष पांडे जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुन लेते हैं। जी संतोष जी, और अब तक में अगर आपके पास इस बात का उत्तर आ गया हो कि प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं बोलेंगे मणिपुर में, तो वो भी हमें बताइएगा। वो प्रश्न अनुत्तरित रह रहा है अभी तक। जी जी माननीय द्विवेदी जी, माननीय वर्मा जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आपने मुझे बीच में अवसर दिया, आपको धन्यवाद है। ये बता रहे थे कि जैसे नरेंद्र मोदी कृष्ण बन गए और गीता में जैसे कहे कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अरे भैया, कृष्ण तो केवल राहुल गांधी हैं और उसकी मैया यशोदा सोनिया है। कैम्ब्रिज जाना है तो वही जाते हैं, अमेरिका जाना है तो वही जाते हैं, और भारत का सम्मान नहीं, भारत को किस प्रकार से पिट के आते हैं ये भी आप जानते हैं। और अभी जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का और सब प्रकार से बड़े बड़े उद्घाटन होने थे, आप बोल रहे थे ना कि सब जगह वही जाते हैं, नरेंद्र मोदी जाते हैं, सोनिया क्यों जाती है? भाई सोनिया की हैसियत क्या है? कौन है सोनिया गांधी? केवल एक सांसद है, पार्टी की अध्यक्ष भी नहीं है, किंतु छत्तीसगढ़ का उद्घाटन करने के लिए भूपेश बघेल के साथ क्यों? क्या वहां अनसुईया उइके नहीं थी? क्या रायबरेली में जब रेलवे का डिब्बे का कारखाने का पहुंच रहे हैं आप? अभी मणिपुर के मसले पर हम बात कर रहे हैं, आप इस तरफ जा रहे हैं, ये उद्घाटन क्यों करते हैं? कौन है सोनिया गांधी? अरे सोनिया गांधी कौन है? सोनिया गांधी कांग्रेस के इतिहास की सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। सोनिया गांधी कौन है? यूपीए की चेयरपर्सन। तो इतना तो लिहाज कीजिए, कहां आप इस विषय को इस तरफ ले जा रहे हैं? मणिपुर जैसे संवेदनशील मसले पर आप जैसा विद्वान सांसद हमारे साथ है, कुछ तथ्यपरक तो बताइए ना। एक बार फिर आएंगे आपके पास में, मैं मीनाक्षी जी के पास आना चाहता हूँ। मीनाक्षी जी, आपसे जानना चाहता हूँ, पहले मणिपुर पे चर्चा चाहते थे, चर्चा नहीं करा पाए, सरकार इंतजार करती रह गई, अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। क्या हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव से भाई? हिमांशु जी, आज विश्वास प्रस्ताव इसलिए लाना पड़ा है क्योंकि आज पूरे देश की जनता का प्रधानमंत्री जी पे से विश्वास उठ गया है, खासतौर से मणिपुर की जनता और आपका जो महिलाएं हैं, खासतौर से मैं भी महिला हूं क्योंकि महिलाओं का विश्वास उठ गया है हमें। आज आप कह रहे हो कि मेरी आवाज मुझे लौट कर आ रही है। हेलो जी, एक सेकेंड होल्ड कीजिए जी। हेलो जी मीनाक्षी जी। जी हिमांशु जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो दिल्ली जो महिलाएं हैं उनसे अच्छे दिन का वादा किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने किया था। महिलाओं के लिए अधिक अत्याचारों पर सुरक्षा का वादा किसने किया था? मोदी जी ने किया था। तो आज जवाब किससे मांगेंगी जो महिलाएं हैं? मोदी जी से मांगेंगी ना, तो मोदी जी जवाब देंगे। आज पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है हर निर्णय मोदी जी के चेहरे पे लेती है। कहीं भी चुनाव लड़ने जाती है मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ जाती है, कहीं भी चुनावी भाषण होता है वहाँ मोदी जी देने जाते हैं। लेकिन जब देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचारों की बात आती है तो मोदी जी मुंह नहीं छुपा सकते ना। अच्छा मीनाक्षी, ये बात बताइए, फिर ऐसा नहीं कर देंगे कि पूरी कैबिनेट ही रिजॉल्व हो जानी चाहिए? काहे के लिए गृह मंत्री, काहे के लिए रक्षा मंत्री, काहे के लिए महिला बाल विकास मंत्री? आप तो ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि जैसे मोदी जी हैं, बाकी नेताओं की कोई मौजूदगी नहीं है। चुनाव प्रचार करने अमित शाह नहीं जाते क्या?
और जो ये सरकार वर्तमान में केंद्र में है, ये किसके अध्यक्षीय कार्यकाल में बनी? जब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री हैं। मेरा फिर आपसे सवाल है बुनियादी तौर पर समझने का कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार थी तो विपक्ष उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए क्यों तैयार नहीं हुआ? क्यों अमित शाह या बाकी मंत्री जिस चर्चा का हिस्सा होते, बाकी सांसद होते, उससे भाग खड़ा हुआ विपक्ष? ये सवाल है। क्यों केवल प्रधानमंत्री ही? यही बहुत बात कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं, इस बात का जवाब दे देना सत्ताधारी जो केंद्रीय सरकार है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं, इस बात का भी तो जवाब दें। क्यों नहीं देंगे जवाब प्रधानमंत्री? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? मेन जवाबदेही तो उनकी बनती है। आज आप मुझे बताइए, अगर गृह मंत्री जी की बात करें तो दिल्ली के अंदर गृह मंत्री जी का वो है शासन है, तो वहां पर देखिए क्या हालात कर दिया है कानून व्यवस्था के। आज तक वहां तो बोले नहीं गृह मंत्री जी। जहां गृह मंत्री जी का काम होता है कहां बोलते हैं गृह मंत्री जी? बताइए। आज तक तो उन्होंने अपनी भूमिका कहीं नहीं निभाई गृह मंत्री की। तो आज आपका क्यों मानना है कि गृह मंत्री के तौर पर उनकी कोई भूमिका ही नहीं है, तो हम उनका बयान क्यों सुने? पर मैं इसके तकनीकी पहलू को एक बार समझना चाहता हूं देवेंद्र वर्मा जी। दो बिंदु है। विपक्ष इस बात पर नाराज है कि प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं दे रहे, और विपक्ष के इन आरोपों के जवाब में सरकार क्या ये दलील है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष भाग रहा है। थोड़ा आप बताएंगे कि ये तय कैसे होता है कि कब कौन बोलेगा? इसके संदर्भ में थोड़ा रोशनी मिले ताकि जनता समझे तो सही कि गलती पर कौन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरंभ इस बात से करूंगा कि निश्चित तौर पर मणिपुर की घटना बहुत शर्मनाक है और ऐसी घटनाओं के ऊपर निश्चित तौर पर कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं न हो। जहां तक प्रधानमंत्री जी का बाहर इसके संबंध में स्टेटमेंट देने का प्रश्न है, और जैसा कि प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे थे कि उनको सबसे पहले सदन में देना चाहिए, तो ये कोई नीतिगत प्रश्न नहीं था कि सदन में पहले वक्तव्य दे। ये तो एक घटना घटी है, उसके संबंध में उनके विचार थे, उन्होंने निश्चित तौर पर बाहर व्यक्त किए। अब जो सूचनाएं प्रतिपक्ष ने दी, सरकार उसके ऊपर चर्चा करने को तैयार है। सरकार ने न केवल चर्चा करने के लिए पहले दिन से सहमति दी, बल्कि पश्चात गृह मंत्री जी ने पत्र भी लिखा नेताओं को कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रतिपक्ष की केवल यह डिमांड कि नहीं प्रधानमंत्री ही इसके ऊपर स्टेटमेंट दें। देखिए, ये तो सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की रहती है और संबंधित विभाग के मंत्री ही उसके ऊपर उत्तर देते हैं। ये हर घटना के लिए, क्योंकि मुख्य जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास पे बहुत जवाबदारियां रहती है और इसीलिए ये कार्य का विभाजन होता है कि नहीं तो आज यदि एक घटना के ऊपर, चाहे वो कितनी गंभीर और सीरियस हो, एक घटना के ऊपर यदि प्रतिपक्ष केवल इसी बात पे अड़ा रहेगा कि नहीं हमें तो प्रधानमंत्री से ही वक्तव्य चाहिए, तो आगे आने वाले समय में शायद ये एक परिपाटी का स्वरूप न ले ले। लेकिन अब गृह मंत्री निश्चित तौर पर उत्तर देने के लिए तैयार है और गृह मंत्री का ये दायित्व है कि गृह मंत्री अपना पक्ष रखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस संपूर्ण प्रकरण में इसका निदान कोई नहीं चाहता, इसका हल कोई नहीं चाहता। होना तो ये चाहिए था कि इस सपा, जैसा कि सरकार भी सहमत थी, प्रतिपक्ष सहमत होता, इसके ऊपर बहुत गंभीरता पूर्वक चर्चा करता कुछ, क्योंकि चर्चा से ही किसी चीज का हल निकलता है। जो हो गया है उसके बारे में तो केवल हम यही कर सकते हैं कि आगे ऐसा ना हो। कोई लॉ बनाने का इसके संबंध में, महिलाओं के उत्पीड़न का या इस प्रकार की घटनाएं जैसी घटी है, इसमें आईपीसी में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें इसको अलग से, जैसे आपको ख्याल होगा सती प्रथा के संबंध में अंग्रेजों के समय के ऊपर लॉ बनाया और सती प्रथा को बंद किया। बाद में शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो ये अत्याचार होता है उसके संबंध में लॉ बनाया और उसमें सजा का और सबका प्रावधान किया। तो ये लोकसभा का ये एक बहुत अच्छा माध्यम था कि इसमें यदि चर्चा होती और चर्चा के बाद में के दौरान प्रतिपक्ष ये सुझाव देता कि लॉ बनाया जाना चाहिए, सरकार उसको मानती और इसका हल निकलता। लेकिन ये सब नहीं होके केवल इसके ऊपर राजनीति हो रही है, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि हर इशू के ऊपर कोई हल निकालने की कोशिश नहीं करता जिसके के लिए संसद बनी हुई है, बल्कि केवल इस बात के लिए अपनी जिद में अड़े रहते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए या गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, या चर्चा इस नियम के अंतर्गत होना चाहिए, या चर्चा उस नियम के अंतर्गत होना चाहिए। अब अविश्वास प्रस्ताव, देखिए मैं देवेंद्र जी बीच में रोकना चाहूंगा, ये इस नियम के तहत चर्चा और उस नियम के तहत चर्चा, इसका मायने क्या होता है? क्या ऐसा किसी सरकार का बनना बिगड़ना निर्भर कर जाता है क्या?
थोड़ा ये भी तो पता चले ना। क्या है, डिफरेंट जो नियम होते हैं उसमें चर्चा की अवधि तय होती है कि कोई आधे घंटे की होगी, 1.5 घंटे की होगी, 1 घंटे की होगी, और उसी के हिसाब से उस विषय का महत्व भी प्रतिपादित होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 1 घंटे की चर्चा होती के लिए यदि समय निर्धारित है तो 1 ही घंटे में खत्म हो जाएगी, वो बात तक चलेगी। ये भी उसमें प्रावधान रहते हैं, किसी में तो डिवीजन होता है, किसी में सदन का मत लिया जाता है, किसी में नहीं लिया जाता। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने दिया है, ये केवल, इसमें कोई विषय नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव ये केवल सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अब इसमें कई प्रकार के विषय उठेंगे। अब केवल मणिपुर की घटना ही नहीं होगी, अब राजस्थान की घटना, छत्तीसगढ़ की घटना, मध्य प्रदेश की घटना, दिल्ली की घटना, अलग अलग दल अपने अपने हिसाब से उठाएंगे। और जो बेसिक इशू है मणिपुर का, और जिसके संबंध में कुछ हल निकलना चाहिए था कि हम लॉ बनाएंगे, केंद्र सरकार लॉ बनाएगी या राज्य सरकार लॉ बनाएगी और ऐसे मामलों में कुछ ऐसी सजा का प्रावधान करेगी जिससे कि ऐसे मामले आगे न हो। ये नहीं हो कि ये सारा विषय अब राजनीतिक हो गया है। अब आज अविश्वास प्रस्ताव दे दिया गया है। पर मैं देवेंद्र वर्मा ये जानना चाहूंगा कि क्या अब अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद बाध्यता हो गई कि प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा सदन के भीतर? क्योंकि आज दलील ये थी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर ही इसलिए आए हैं कि हमें प्रधानमंत्री का घमंड तोड़ना है। अविश्वास प्रस्ताव क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी और ये मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है, तो निश्चित तौर पर इस मंत्रिमंडल को जो हेड कर रहे हैं उनको अपना कथन तो कहना ही पड़ेगा। उनको इसका जवाब, उनको अपना कथन कहना ही पड़ेगा। मैं आऊंगा संतोष पांडे जी के पास, लेकिन उससे पहले मीनाक्षी जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनका हस्तक्षेप। जी देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उदाहरण है लोकसभा में, लेकिन वो उदाहरण अलग टाइप का। वो ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री विदेश राजनयिक यात्रा पे बाहर गए थे, तब अविश्वास प्रस्ताव का जो जवाब है वो प्रधानमंत्री ने नहीं देके वित्त मंत्री ने दिया था। तो ऐसा भी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। जो आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैंने उसका बताया कि यदि कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो कि प्रधानमंत्री अवेलेबल नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव है, तो निश्चित तौर पर कोई दूसरा मंत्री भी उसका उत्तर दे सकता है। लेकिन वो केवल एक ही उदाहरण लोकसभा का है, बाकी और कोई दूसरे उदाहरण इसमें नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस शख्सियत के, उसके संदर्भ में हम ऐसी उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए और वो अपने खिलाफ आए हुए अविश्वास प्रस्ताव की जिम्मेदारी किसी और को दे दें। तो दे दें तो फिर आने वाले समय में दूसरा उदाहरण देने के लिए आप मौजूद रहेंगे। पर हम मीनाक्षी जी का हस्तक्षेप लेते हैं और फिर वापस संतोष पांडे जी के पास आते हैं। जी मीनाक्षी जी बताएं। देखिए हिमांशु जी, जिन्होंने कहा चर्चा की बात, तो बिल्कुल आवश्यक है कि विस्तृत चर्चा हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप सोचिए कि आज जो हम डिबेट कर रहे हैं, अगर इसे हम 5 मिनट में खत्म कर दें तो हम इसका सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो विस्तृत चर्चा कहाँ से हुई, डिस्कशन कहाँ से हुआ उसके ऊपर, तो उस पर विस्तृत चर्चा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नियम 2067 के अनुरूप ही होनी चाहिए उसके अंदर चर्चा। और दूसरी चीज यह है कि देखिए चर्चा की बात करते संदर्भ में तो सरकार ने बोला जितनी देर चाहो उतनी देर करने के लिए तैयार है, पर आप सब तैयार कहाँ हुए? आप तो एक ही जिद पर अड़े रहे, प्रधानमंत्री बोले प्रधानमंत्री बोले प्रधानमंत्री बोले। लेकिन मैं संतोष पांडे जी वापस आपके पास लौट कर आता हूँ। हिमांशु जी, कुल मिलाकर एक व्यक्ति की जिद मणिपुर की समस्या पर भारी पड़ गई है, एक पार्टी की जिद या सारे सियासी दलों की जिद। आपने तय कर लिया प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, उन्होंने तय कर लिया प्रधानमंत्री जी ही बोले। ना आपको सरोकार रहा मणिपुर की उन स्त्रियों की बेइज्जती के संदर्भ में, ना आपको सरोकार रहा जलते हुए मणिपुर पर मरहम लगाने के संदर्भ में, ना आपका सरोकार रहा उत्तर पूर्वी राज्यों में परस्पर बढ़ते अविश्वास के संदर्भ में। अगर महत्वपूर्ण रहा तो केवल इतना कि हमें विपक्ष की आवाज नहीं सुननी है। ये जिद देश को कहां ले जाएगी, ये सवाल संतोष पांडे जी जैन में आता है। क्या कहते हैं आप? जी जी जी, माननीय हिमांशु जी, अभी जैसे इन्होंने कहा, मीनाक्षी बहन जी बोल रही थी कि पीएम ही बोलें, तो उसके विषय में व्यापक चर्चा हो गई है। और जैसे बहुत ही डिफाइन करके बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया, वास्तव में 176 के तहत व 176 के तहत भी चर्चा हो सकती थी। और चर्चा होते होते जब समय कम पड़ता है तो उसको बढ़ाया जाता है और लगातार उसमें समय बढ़ता जाता है और सभी उसमें भाग लेते हैं। इनकी डिमांड थी कि 267 पर चर्चा हो
अब तो सब कुछ हो गया, अब तो इसमें सब प्रकार की चर्चा होगी। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरी बहन जो मीनाक्षी यहां आई है डिबेट में, एक ट्वीट पश्चिम बंगाल के पंचायती राज पर, मैं नहीं जानता, वो ईमानदारी से बता दे कि पंचायती राज में जो हिंसा हुई है, कैसे नग्न करके विधानसभा में, और कितने घरों को जलाया गया है, कितने लोग पलायन किए हैं। छत्तीसगढ़ की घटना जानती हैं बहन आप, कोंडा गांव में जो उरई बोर्ड में घटना हुई, जिसमें एक पुरुष और महिला को नग्न करके पूरे गांव में घुमाया गया। चापा जांजगीर में जो घटना हुई, अभी परसों जो सुकमा में घटना हुई, तो घटना की तो अब सब प्रकार से खुलेगी। मणिपुर पे भी होगी, केरल पे भी होगा, पश्चिम बंगाल पे भी होगा, और राजस्थान के उस कन्हैया लाल की हत्या की भी बात होगी। कांग्रेस कहां खड़ी है यह बताएं। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया अशोक गहलोत? कि बस्तर में ये हुआ, जांजगीर के अंतर्गत ये हुआ, राजस्थान में ऐसा हो गया। मणिपुर का मसला उसी मुकाबले का है। वहां पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं लोग। 38 लाख की आबादी वाला राज्य बंदूकों के साए में अपनी जिंदगी बिता रहा है। संतोष पांडे जी, एक दूसरे को जिंदा देखने के लिए तैयार नहीं है कुकी और मैतेई समाज। हालात ये है कि मिजोरम में खुलेआम ऐलान कर दिया मैतेई समुदाय के लोग छोड़कर चले जाए राज्य को। हालात ये है कि असम के अंतर्गत रातों रात पलायन करने के लिए मजबूरी है। हालात ये है कि पुलिस अपने हाथ में हथियार उठाने की स्थिति में नहीं है। हालात ये है कि देश के गृह मंत्री 4 दिन तक मणिपुर में रहने के बाद भी शांति के संदर्भ में कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। हालात इस प्रकार के बने हुए हैं कि वहां का मुख्यमंत्री खुलेआम कह रहा है कि ये एक वीडियो की बात क्या कर रहे हैं आप, सैकड़ों वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि बात इसकी होगी उसकी होगी। एक राज्य हाथ से निकला जा रहा है, एक राज्य के अंतर्गत देश के प्रति विश्वास नहीं बन रहा है। आपको लगता है इसकी तुलना किसी अन्य राज्य के हालात से हो सकती है? ये संतोष जी, माननीय द्विवेदी जी, मणिपुर की घटना और इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। नागालैंड भी बहुत छोटा सा था, किस प्रकार की समस्या थी आप जानते हैं जी। समस्या का हल होता है। आपने कहा मैतेई समाज और कुकी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज ये समस्या ये केवल 6 महीने का नहीं है। ये समस्या देश जब से स्वतंत्र हुआ और म्यांमार से ला करके एक कुकियों को बसाने का काम किसने किया, और मैतेई समाज जो हकदार है आरक्षण का, उन्हें ना दे करके सब प्रकार की सुविधा उनको दी गई। आपने एक शब्द और कहा कि कहां छोटा सा प्रदेश और कहां इन प्रदेशों की आपने बात कही। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कहां छोटा सा प्रदेश जहां 18,600 एकड़ में अफीम की खेती होती है, जहां सब प्रकार से बीरेन सिंह के आने के बाद और वो खेतियां जलाई गई, एक्शन शुरू हुआ, अनेक प्रकार के गन तोप लांचर जो है इकट्ठे किए, उस पर कार्रवाई शुरू हुई। ये केवल 1-2 दिन का नहीं है माननीय द्विवेदी जी। मैं कांग्रेस की बहन से और मित्रों से पूछना चाहता हूं, ये क्या केवल 6 महीने में डेवलप हुआ? वो चोटी पर रहते हैं, मैतेई पर वार करते हैं, वो चोटी पर रह करके जिस प्रकार से उनको हड़पना चाहते हैं, इनकी संख्या तो अल्प हो गई है। और जिस प्रकार से बर्बरता कर रहे हैं, मैं कहता नहीं कि पहली बात तो ये जो घटना हुई है वो निंदनीय है। इसके विषय में जो जो सजा हो सकती है उनको देनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट भी होनी चाहिए, किंतु इसमें पक्षपात प्रदेश देखकर नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिक दल देखकर नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये मेरा कहना है। तो आपने ये बताया कि जो कुकी लोग हैं वो इस देश के नहीं है। आपने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने म्यांमार से लाकर उन्हें बता दिया, यही आपकी दलील है? इस देश के नागरिक नहीं है कुकी, इस देश के अंदर रहने का हक भी नहीं उन्हें? संतोष जी, हक है उनको रहने का हक है। हमने संविधान के तहत उनको अपनाया है, किंतु अति की सीमा, सहने की सीमा भी जब कहीं पार हो जाए, सागर के उर में ज्वाला सोती है और सहने की भी कोई सीमा होती है। जो घटना हुआ है उसमें फांसी की सजा दें, किंतु जिस प्रकार से जो कुकी और मैतेई के बीच जो चल रहा है,
इसमें सब प्रकार से चिंतन की जरूरत है, चिंता की जरूरत है, और हम सबको मिलकर के इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये केवल बहस करने से, और ये जिस प्रकार से कर रहे हैं पक्षपात, ऐसे करने से नहीं होगा माननीय द्विवेदी जी। इसके लिए जिस प्रकार से नागा की बात नहीं बनेगी। मैं वापस लौट कर आता हूँ प्रताप भानु जी, कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग जी? आप कोई मीनाक्षी जी बीच में हस्तक्षेप कर रही हैं, आपकी बात सुन ले एक बार जी। मीनाक्षी जी जी, मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि जब मणिपुर से महिलाएं आई थी जंतर मंतर पर, कितने दिनों तक वो इंतजार करती रही गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री जी का, स्मृति ईरानी जी का, इनके मंत्रियों का, कि भैया हमें न्याय दो, हमारी बात सुनो। इनका एक भी मंत्री, एक भी विधायक, कोई एक व्यक्ति उनसे मिलने तक नहीं गया। ये इनकी गंभीरता मणिपुर के ऊपर, ये महिलाओं के ऊपर इनकी गंभीरता देखना चाहेंगे आप? जंतर मंतर पर महिलाएं न्याय मांगती रहती हैं, उनको घसीटा जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन इनका कोई मंत्री, ना चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी हो, कोई इनकी सुध लेने तक नहीं जाता है। मीनाक्षी जी, आप हमें इसका तो दलील दे नहीं पाई। जब सरकार मणिपुर के मसले पर चर्चा के लिए तैयार थी तो विपक्ष भाग क्यों खड़ा हुआ? अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, मणिपुर का विषय रह कहां जाएगा? ये सवाल उठा हुआ है। प्रताप भानु जी इसका कोई उत्तर देंगे? मणिपुर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का घमंड तोड़ना आपके लिए हो गया। आपके शब्दों में मणिपुर के लाखों लोगों की पीड़ा आपके लिए विषय मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो नरेंद्र मोदी को हम झुका पाए या नहीं झुका पाए, इस सोच पर आ गए हम। ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इस बात पर ही मुक्त है कि देखो अविश्वास प्रस्ताव ले आए हम, अब तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। के बारे में जितनी चिंता कांग्रेस ने व्यक्त की है, जितनी आवाज कांग्रेस ने बुलंद की है, राहुल गांधी ने 1 महीने पहले जब इनके प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में थे, फ्रांस की और अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, तो राहुल गांधी वो व्यक्ति थे जो जलते हुए मणिपुर में जनता जनार्दन के बीच में इस दुख की घड़ी में जाकर उनसे सहभागिता कर रहे थे, और प्रशासन और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, और उस पॉइंट पर वो गए थे, उस जिले में वो गए थे जो घटना। अरे भाई प्रताप भानु शर्मा जी, माननीय राहुल गांधी जी गए थे तो अमित शाह जी भी तो गए थे। वो अमित शाह सदन में बोलने के लिए तैयार हैं। वो अमित शाह जिनको आप हर मामले में जिम्मेदार ठहराते थे कल तक कि भाई हर एक चीज के पीछे अमित शाह जी का हाथ होता है, जो कुछ भी होता है अमित शाह जी की रणनीति थी, अमित शाह जी की योजना होती है, अमित शाह का कौशल होता है। वो अमित शाह सदन में बयान देने के लिए तैयार थे, सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, आप तैयार नहीं हुए। मेरा सवाल वापस से दोहराता हूं, फिर मैं पुरोहित जी के पास चलूंगा कि आपके द्वारा मणिपुर पर चर्चा से इंकार और अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या वस्तुतः आपने मणिपुर की समस्या को गौण तो नहीं कर दिया? ये सवाल नोटिस दिया, परंतु स्पीकर ने वो नहीं माना। क्यों नहीं माना? हम तो चर्चा करना चाहते थे। 50 सांसदों ने राज्यसभा में नोटिस दिया, एडजर्नमेंट मोशन लोकसभा में दिया गया। जब ये नहीं माना गया तब कहीं जाके अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, तब इनकी बाध्यता थी उसे मानना। हमने चर्चा चाहिए, प्रधानमंत्री का बयान चाहा है, मणिपुर पर चिंता व्यक्त की है, मणिपुर की समस्या का समाधान, क्योंकि इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरी दुनिया में। जी, दोनों दलीलों में अंतर है, पर इस संदर्भ में तकनीकी पहलू में देवेंद्र वर्मा जी आपसे समझना चाहूंगा कि हमने 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ चर्चा चाहिए, चर्चा नहीं कराई गई, इसकी स्थिति क्या है? अब ये प्रताप भानु शर्मा जी ये नहीं बता पाए कि कौन से नियम के अंतर्गत एडजॉर्नमेंट मोशन कह रहे हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए तो 50 लोगों की दस्तखत की आवश्यकता नहीं है। एडजॉर्नमेंट मोशन तो कोई एक मेंबर भी दे सकता है, उसमें 4-5 लोग दस्तखत कर सकते हैं, लेकिन पहले मेंबर का नाम केवल रहता है कार्यसूची में। और एडजॉर्नमेंट मोशन तो किसी एक घटना के संबंध में बहुत संक्षेप में सूचना पड़ी जाती है और मंत्री वक्तव्य दे देता है, लेकिन उसके ऊपर लंबी बहस कभी नहीं होती। वो तो केवल एक आधा घंटे का 15 मिनट का एक विषय रहता है, सब लोग उसमें बोल भी नहीं सकते। लेकिन यदि एडजॉर्नमेंट मोशन को 50 लोगों से दस्तखत करा के दे दो तो भी केवल 5 लोग मैक्सिमम शुरू के बोल सकते हैं, उसके बाद के लोग बोल नहीं सकते, तो उसमें कोई विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन यदि ये चर्चा का नोटिस चर्चा के अंतर्गत देते, नॉट एडजॉर्नमेंट मोशन, चर्चा के अंतर्गत देते तो निश्चित तौर पर केवल मणिपुर के ऊपर चर्चा होती। और अब इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पे दिया है तो उसमें कोई विषय नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव तो किसी सरकार को हटाने के लिए होता है, लेकिन आजकल एक अविश्वास प्रस्ताव तो केवल सरकार को हटाने के लिए होता है। प्रताप भानु जी, आप बीच में बोलने के साथ में ध्यान रखिए ना, देवेंद्र वर्मा जी की बात हो जाए, आपकी बात सुन लेते हैं पूरा। अब बोलिए आपको क्या कहना है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं?
में चर्चा नहीं कराई गई, एडजर्नमेंट मोशन पे चर्चा नहीं कराई गई। ये सरकार का निकम्मापन है, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, और आप उस बात को समझा रहे हैं हमें। प्रताप भानु जी, इतना जोर जोर से चिल्लाने से थोड़ी बात समझ में आएगी। तर्क के साथ बात रखेंगे तो समझ में आएगी। आप धैर्य तो रखिए, क्यों बीपी बढ़ा रहे हैं अपना, आराम से। जी प्रताप भानु जी। सांसदों ने दिया है तो दैट इज ए सेट ऑफ सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज ए सीरियस मैटर। और जब 50 सांसद 267 में डिबेट मांग रहे हैं तो देना चाहिए थी स्पीकर के लिए। और ऐसे ही जब एडजर्नमेंट मोशन कि सब विषय पर खत्म करके एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा करिए, तो चाहे वो 50 मांगे, चाहे 25 मांगे, चाहे 5 मांगे, यदि विषय की गंभीरता है, अपोजिशन पार्टी मांग रही है, तो उसे एडजर्नमेंट मोशन को स्पीकर को मंजूर करना चाहिए थे। मैं ये कह रहा हूँ। प्रताप भानु जी इसी जिद पर है। प्रताप भानु जी भी हमें ये नहीं बता पा रहे हैं कि केवल प्रधानमंत्री को क्यों बोलना चाहिए। बात तो वहीं जाकर रुक गई। पर मैं आखिरी बातचीत के लिए पुरोहित जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, देश का सबसे बड़ी पंचायत संसद, उसने मणिपुर को गौण कर दिया और एक व्यक्ति के मुंह खोलने या न खोलने को महत्वपूर्ण बना दिया। अब देश की सियासत इसी के लिए रह गई। 38 लाख लोगों की जिंदगी दहशत के साए में 4 महीने से कट रही है। वो मायने नहीं रखता इस देश के राजनीतिक दलों को। इस देश के राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण केवल इतना रह गया, मैं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, बस इतना। ये रह गया देश में। देश तो देख रहा है ना, देश देख रहा है कि देश के अंदर में वो व्यक्ति जो छोटी छोटी बात पे दूसरों को अगर टीका टिप्पणी करनी हो तो छोटी छोटी बात पर विदेशों में जाके भी बोलते हैं, विदेशों में जाके भी 1-1 घंटे का भाषण देते हैं, मगर संसद में बोलने में कहां दिक्कत आ रही है। आप संसद में मणिपुर में जो हुआ 3 महीने में, आप उसकी डिटेल आप नहीं बताएंगे। आपको अपना होमवर्क बताना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ाई की है, तो आप बताइए ना। आप तो आप है, अभी आप बोलेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जी बोलेंगे। अरे गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ में था, वो क्या किया, उनकी वजह से तो फेल हुआ है मैटर। अब प्रधानमंत्री जी भी बोल देते हैं कि हमसे नहीं संभल रहा है, मैं दुखी आदमी हूं, सभी लोग मिल करके चले, सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था संभाले, सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था संभाले, तो फिर प्रधानमंत्री किस लिए है? ये यूनियन ऑफ इंडिया है, पूरे राज्यों को जोड़ करके एक देश बनता है, वो भारत है। उस भारत से इनको दिक्कत हो रही है। अगर अपोजिशन यूनाइटेड हो रहा है और वो मांग कर रहा है, तो ऐसी क्या जिद है कि वो जवाब नहीं दे रहे? वो क्यों जवाब नहीं दे रहे? अगर यूनाइटेड है, वो तो लोकतांत्रिक लोग है ना, वो तो बाहर के लोग नहीं है। इस अविश्वास प्रस्ताव से क्या हासिल कर लेंगे? आखिरी सवाल इस कार्यक्रम का, इस अविश्वास प्रस्ताव से क्या हासिल करेगा विपक्ष? नहीं देखिए, हासिल मैं बता देता हूं, हासिल विपक्ष जनता के मुद्दों की आवाज उठा रहा है और देश की जनता देख रही है कि जो ये तानाशाह की सरकार है, जो कभी सीबीआई ईडी का डर दिखा के जो मनमानी तरीके से काम कर करके देश को लूट रही है। औरंगजेब के बाद में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाली सरकार है ये, सबसे ज्यादा टैक्स, हर मामले में टैक्स की लूट है, हर चीज की महंगाई है, रोजगार की बात नहीं है। देखिए आज कारगिल दिवस है, हम सब ने शहीदों की श्रद्धांजलि दी है। जो लोग, एक व्यक्ति जो कारगिल के अंदर में पाकिस्तानी सेना से भिड़ गया, वो व्यक्ति अपने ही देश के अंदर में अपनी वाइफ को, अपने परिवार को चलता हुआ देख रहा है। उसकी जिम्मेदारी क्या देश के प्रधानमंत्री की नहीं बनती है? ये देश के अंदर में उग्रवाद का भी मुद्दा है कि हर व्यक्ति के हाथ में जो बंदूक गई, सिर्फ बलात्कार मुद्दा नहीं है, इसके साथ साथ में जो वहां पे हुआ, लोगों को घर जलाया गया। आज 65,000 से ज्यादा लोग घरों के बाहर रह रहे हैं। आप चले जाइए, अभी इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं वो यहां से नहीं आए थे। अरे आप कौन है इतिहास बनाने वाले? कोई आज भारत के लोग अमेरिका में जाके नहीं रहते हैं क्या? वहां से अगर उनके साथ में अगर अमेरिका के लोग खराब व्यवहार करेंगे तो ये क्या बोलेंगे भारतीयों को? देखिए, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारा सनातन धर्म, हम सब की बात करते हैं, और इनको दिक्कत है कौन बाहर से आ गया, कौन पीछे आ गया। हर चीज के जिम्मेदार नेहरू जी हो जाएंगे। कभी इंदिरा, पुरानी सरकारों को कोसने के लिए गलतियां को निकाल निकाल के ये सरकार बनी। 2017 का एक ट्वीट है, मोदी जी का, पढ़ लीजिए। उस समय यहाँ पे मणिपुर में इनकी सरकार नहीं थी, उस समय ये ट्वीट करते हैं कि मणिपुर के अंदर में जो हिंसा हो रही है, अगर आपसे नहीं संभलती है तो आप इस्तीफा दे दें। ये बात देश का प्रधानमंत्री उस समय बोल रहा है, मगर आज नहीं बोल रहा है, क्योंकि आज डबल इंजन। मगर आज नहीं बोल रहा है। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत से उम्मीद थी
कि मणिपुर के संदर्भ में ऐसे नाजुक मसले पर सभी राजनीतिक दल कुछ ऐसा कहेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि एक उम्मीद जागे। उम्मीद किस बात की? एक खूबसूरत प्रदेश मणिपुर वापस शांति की ओर अग्रसर हो। एक खूबसूरत प्रदेश मणिपुर में शांति बहाल हो। एक खूबसूरत प्रदेश मणिपुर में जो लोगों के बीच में दूरी आ गई है, उस दूरी को पाट दिया जाएगा। पर देख ये रहे कि लोग उस आग में पानी डालने के स्थान पर शायद पेट्रोल डालने के लिए प्रयत्नशील। सभी राजनीतिक दल इस एक मणिपुर के आधार पर 2024 की संभावनाओं को देख रहे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से महंगाई पर बात होगी, बेरोजगारी पर बात होगी, कानून व्यवस्था पर बात होगी। शायद बात नहीं होगी तो केवल मणिपुर के संदर्भ में नहीं होगी, जबकि जरूरत इस समय थी कि सारे राजनीतिक दल सब कुछ भूलकर इस बात पर मंथन करते बैठ के कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे एक समुदाय विशेष के संदर्भ में जो वैमनस्य का वातावरण बन गया है वो खत्म किया जाए। और यहाँ तो उसके समाधान की उम्मीद क्या करेंगे, क्योंकि ये लोग तो एक साथ बैठने के लिए तैयार थे। क्या इस देश में लोकतंत्र इसी बात के लिए आए? क्या इस देश में संसद इसीलिए स्थापित की गई? और क्या इस देश में सारे राजनीतिक दल देश में शांति बहाल करने के स्थान पर केवल सत्ता में बने रहने या सत्ता पाने की होड़ के लिए? इस बात पर अब देश की जनता को विचार करना होगा। यह अविश्वास प्रस्ताव देश के संदर्भ में आज की जरूरत नहीं। अगर जरूरत थी तो मणिपुर के संदर्भ में साझा प्रस्ताव लाने की जरूरत थी शायद, जो सभी राजनीतिक दलों की सहमति के साथ पूरे विश्व के लिए संदेश के तौर पर। हमने वो मौका खो दिया। इस मौका खोने के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर सभी राजनीतिक दलों को शायद विचार करना है। आप लोग विचार करेंगे, क्योंकि एक प्रदेश खून के आंसू रो रहा है और आग में जल रहा है। उस आग के जलते में आपको नींद कैसे आ रही है, इस पर आप विचार करें। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस नाजुक मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक ऐसी चर्चा का जिसमें निष्कर्ष के तौर पर हम कहीं नहीं पहुंच सके, और इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि किसी के भी केंद्र में शायद मणिपुर का समाधान नहीं। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि सलीका जिनको होता है गमे दौरा में जीने का, सलीका जिनको होता है गमे दौरा में जीने का, वो यूं शीशे को हर पत्थर से टकराया नहीं करते। शायद इस देश के तमाम राजनीतिक दल जीने का तरीका भूल गए हैं और इसीलिए ऐसे हालात का सामना हम कर रहे हैं। मणिपुर इस उपेक्षा के हकदार नहीं। मणिपुर देश की प्राथमिकता में होना चाहिए और वहां शांति कैसे स्थापित हो ये भी हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। राजनीतिक दलों से तो शायद ये हो नहीं रहा। क्या समाज इस विषय में विचार करेगा, क्या देशवासी इस विषय में विचार करेंगे, ये हमारा सवाल है और इसके उत्तर का इंतजार। मुझे दीजिए याद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सावधान।